आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के भौगोलिक फीचर्स को देखते हैं जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से आप सभी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो भारत का जो भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को देखें तो एक तरीके से भारत का जो प्राकृतिक विभाग है यह प्रवेश द्वार है। यानी कि भारत को जानने का पहला कदम क्या है? भारत के भौगोलिक विभाग को जानना। जैसे हम लोग किसी घर को देखते हैं तो उस घर में प्रवेश करने के लिए ही सबसे पहले कदम बढ़ाना होगा, ठीक वैसे ही अगर हमें भारत के बारे में जानना होगा तो पहला कदम हम लोग बढ़ाएंगे। और किसकी तरफ बढ़ाएंगे? भारत के भौगोलिक विभाजन की तरफ। यानी कि इस देश में किस स्थान पे पर्वत है, किस स्थान पे पहाड़ है, किस स्थान पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे द्वीप समूह है, कहाँ पे मरुस्थल है, इन सब को जानने का जो पहला जो चैप्टर आता है भूगोल में, वो भारत के भौगोलिक विभाजन को लेकर के ही है। तो हम लोगों ने कल देखा भारत की भौगोलिक संरचना, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का प्राकृतिक विभाग है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये जो चैप्टर है वो क्यों महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में देने की वजह से। तो सिलेबस में दिया गया है तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार सवाल पूछे गए होंगे हिमालय पर्वत से या मरुस्थल से या गंगा के मैदान से, और ठीक वैसे ही मेंस में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेंस में सवाल पूछा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया का प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर वर्णन करें या समझाएं। तो इस तरीके से मेंस में सवाल लगातार पूछे गए हैं कि भारत को विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभाजन करके किसी एक का वर्णन करना है या फिर लॉन्ग आंसर में सबका वर्णन करना होता है। और पार्टिकुलर कोई पीसीएस है तो उसमें जैसे मान लीजिए यूपी का है या फिर बिहार का है तो पार्टिकुलर वो क्षेत्र जो जैसे हिमालयन रीजन का दिया हुआ है तो वहाँ से सवाल पूछे गए। जैसे बिहार में एक सवाल पूछा गया था कि भारत को विभिन्न भौगोलिक विभाजन में विभक्त करके उसके उस हिस्से का वर्णन करें जो बिहार में स्थित है। तो ठीक वैसे ही पीसीएस में इस तरीके से मेंस में सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख करके समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इस पे जो सवाल पूछा गया है मेंस में वो करवाऊंगा। तो भारत का जो प्राकृतिक विभाग है, तो हम ये जानने के पीछे वजह ये है कि भारत में किस स्थान पे पर्वत है, किस स्थान पे पहाड़ियाँ हैं, किस स्थान पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे द्वीप समूह है, और किस स्थान पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है ना। तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी घर को देखते हैं तो उस घर को देखने के पीछे हमारा वजह होता है कि उसके बारे में हम सर्वांगीण जानकारी प्राप्त करें कि जिस घर में जा रहे हैं या जिस घर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका कैसा प्राकृतिक परिदृश्य है। जैसे जो घर है, हम लोग किसी घर को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका नींव कैसा है, उसमें दीवार कैसी है, उसमें छत कैसा है, उसमें खिड़कियां कैसी हैं। तो ठीक वैसे ही भारत के भौगोलिक विभाग को अगर हम देखें तो भारत का भौगोलिक विभाग देखें तो हिमालय इसका छत है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान इसका आंगन है, ठीक वैसे ही जो प्रायद्वीपीय पठार है वो यहाँ का नींव है, और तटीय मैदान भारत के लिए खुली खिड़कियाँ हैं। तो किसी घर को समझने के लिए उसके अलग अलग विशेषताओं को हम जानते हैं। तो ठीक वैसे ही भारत को समझने के लिए हमारी जो पहली सीढ़ी है वो भारत के भौगोलिक विभाजन को जान लेना है, ताकि हमें पता चल सके कि भारत का जो फिजियोग्राफी है वो क्या विशेषता रखता है, और इसी आधार पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि भारत में जो रिलीफ है, उच्चावच है, उसकी क्या स्थिति, यानी कि पर्वत पठार मैदान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हमें रिलीफ के बारे में, उच्चावच के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे ही आप लोग भारत के प्राकृतिक विभाग को समझेंगे तो यहाँ के जलवायु को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप पता कर लेंगे कि हिमालय पर्वत का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तटीय मैदान की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पार्टिकुलर भूदृश्य का, उस क्षेत्र का यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे बहुत, मतलब ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक है वो भारत के भौगोलिक विभाजन को जानने के बाद बहुत आसान आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि खनिज कहाँ पे मिल रहा है, आपको ये पता चल जाएगा कि कृषि किस क्षेत्र में है, और कौन सी जो बागवानी फसल है वो कहाँ पे उगाना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो जिस तरीके से ये विशेषताएं जो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, तो भारत को जानने के लिए ही ये विशेषता आपको
जानना होगा और यही कारण है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नोट कर लेंगे भारत के भौगोलिक या प्राकृतिक विभाग को सबसे पहले पन्ने पर, और उसके बाद आप लोग नोट्स में डाल देंगे कि ये प्री का भी सिलेबस है और ये मेंस का भी सिलेबस है। प्रीलिम्स में कई सारे सवाल लगातार पूछे गए हैं, हिमालय पे ही बहुत सारा सवाल पूछा गया है, प्रायद्वीपीय मैदान पे अक्सर नए प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, तटीय मैदान द्वीप समूह से भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाग को अब शुरू करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी घर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि घर को देखने के बाद उसकी दीवार, उसमें कितने कमरे हो गए, उसमें कैसी खिड़कियां हैं, तो ठीक वैसे जब भारत के प्राकृतिक विभाग को देखेंगे तो भारत के प्राकृतिक विभाग को 6 भागों में बांटा जा सकता है। भारत के उत्तर भाग में पर्वतों का विस्तार है, पर्वतों के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र है, उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की संरचना है, उसके आसपास देखें तो तटीय मैदान, द्वीप समूह, रेगिस्तान भी स्थित है। यही कारण है कि भारत को हम लोग 6 प्राकृतिक विभागों में बांट करके ही अध्ययन करते हैं, और यही कारण है कि एग्जामिनेशन में या तो इन 6 का वर्णन करना होता है या फिर किसी एक का वर्णन करना हो जाता है, खास करके मेंस के सवाल में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के प्राकृतिक विभाग में आपको ये सब मैं आज बताने वाला हूं। ये भारत का आप नक्शा देखें, और भारत का जो फिजिकल मैप है, फिजिकल कहने का तात्पर्य हो गया कि जो भौतिक विशेषताएं हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र इत्यादि, वो सब विशेषता फिजिकल मैप में दिखेगा। और एक मैप होता है पॉलिटिकल, उसमें राजनीतिक बाउंड्री दिखती है कि भारत का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पे है, और अलग अलग राज्यों की भी जो सीमाएं दिखती हैं, तो वो पॉलिटिकल मैप हो जाता है। यहाँ पे हम लोग फिजिकल मैप देखेंगे, पूरे क्षेत्र का मैप हम लोग देखेंगे जिसमें पॉलिटिकल सीमा नहीं होती है। तो इस आधार पे भारत को 6 प्राकृतिक या 6 भू आकृतिक विभागों में, यानी कि भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखें तो ये 6 का नाम आप लोग जान लें। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, भारत के सबसे उत्तर में देखें तो उत्तर और उत्तर की पर्वतमालाएं हैं। भारत के सबसे उत्तर में देखें तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, और यही वजह है कि भारत का पहला डिवीजन हो गया उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला। और उत्तर में ध्यान रखेंगे कि हम लोग फिर इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक हिस्सा ट्रांस हिमालय का हो जाता है, एक हिस्सा हिमालयन पूरे रीजन का हो जाता है, और एक हिस्सा जो उत्तर पूर्वी भारत में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहने का तात्पर्य हो गया कि जितने भी पर्वत ग्रुप्स हैं उन सब का अध्ययन करना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि भारत का उत्तरी भाग जो है वो पर्वतों की विशेषता लिए हुए है, और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली आपको यहाँ पे मॉनसून के बारे में जानकारी मिल जाएगी। भारत का जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा डिवीजन है वो भारत का मैदान है, इसी को हम लोग विशाल मैदान कहते हैं, या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का भी मैदान कहते हैं। तो भारत के हिमालय पर्वत के दक्षिण में देखें तो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक डिवीजन है। तो जिस तरीके से जो घर होता है उसमें कोई छत होती है तो हिमालय इसका छत है, और उत्तरी मैदान उसका आंगन है। बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो की जा सकती हैं। जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई जमीन है जो दलदली युक्त है तो क्या किसी मजबूत इमारत की नींव वहां डालेंगे? तो नहीं डालेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर आप फिजियोग्राफी को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नींव कहाँ डाला जा सकता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये बहुत ही प्रासंगिक अध्ययन हो जाएगा आपको भारत के जो फिजिकल डिवीजन को जानने के बाद से। तीसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। इसी को मैप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में पर्वतीय प्रदेश से स्थित पर्वतों का विस्तार है। इसके बाद विशाल मैदान स्थित है, यानी कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो भारत में हिमालय के दक्षिणी वाले भाग में स्थित है। मैदान के दक्षिण भाग में देखें तो पूरा का पूरा ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भारत का यहाँ पे विस्तार है। और उसके बाद देखें तो इसी प्रायद्वीपीय भारत में 2 तरफ से देखेंगे, यानी कि पश्चिमी तट भी है और पूर्वी तट भी है। इसके अलावे भारत में द्वीप समूह है जो 2 मुख्य द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं, एक अंडमान और निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। और इसके अलावे भारत के उत्तर पश्चिम या आप कह लें कि पश्चिमी भारत में रेगिस्तान है, गुजरात, हरियाणा इत्यादि राज्यों में विस्तृत है। तो भारत के 6 प्राकृतिक डिवीजन हो गए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल। तो इन 6
प्राकृतिक विभागों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करने वाले, क्योंकि इसी में सवाल पूछे जाते हैं और यही आपको आंसर भी करना होगा, चाहे प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो सवालों को देखेंगे, पहले आप लोग चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ लें ताकि आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा जो बात है वो बैठ जाए, तब आपको सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम बारी बारी से इन 6 प्राकृतिक विभागों को बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले क्रम से उठाएंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को अध्ययन करने के लिए हम लोग वापस इसको 3 भागों में बांट देंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। जो अभी मैंने बताया है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट देंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय कर देंगे, उसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। 3 भागों में कह देने का मतलब ये हो गया कि भारत के उत्तरी भाग में जितने भी पर्वत हैं उन सब के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यहाँ पे हिमालय नहीं लिखा हुआ, ये गौर करेंगे आप। हिमालय अगर लिख देंगे तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा हो जाएगा। ट्रांस हिमालय कह देंगे और विस्तृत हो गया, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी कर दें तो और ज़्यादा विस्तृत हो गया है। तो हम सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को अध्ययन कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय को जान लेते हैं। अब देखिए हिमालय को अगर हम जानते हैं तो भारत में हिमालय को 3 डिवीजन कर दिया गया है। पहले समझ लेते हैं, हिमालय को हम देखें तो इसका 3 डिवीजन किया गया है। एक डिवीजन किया गया है ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय के रूप में, दूसरा हो जाता है लेसर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय के रूप में, और तीसरा डिवीजन है शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसी को हम लोग कह देते हैं। तो शिवालिक को भी, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में सबसे पहले हम लोग हिमालय का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं जिसको हम लोग 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। महान हिमालय, इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, लघु हिमालय इसको हिमाचल कहते हैं, और तीसरा शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो इन तीनों श्रृंखलाओं को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, और इसमें सबसे पहले हम लोग महान हिमालय का अध्ययन करेंगे। इस बात को भी आप जानते रहिएगा। और एनसीईआरटी में इन हिमालय के दिशा का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार हिमालय की दिशा है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिमालय पर्वत की जो दिशा है वो जाननी बहुत जरूरी हो जाएगी। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ही आप लोग मानचित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिमालय है वो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में और बीच में किस प्रकार की दिशा रखता है। तो बेसिकली कुछ जगहों के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है, खास करके अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसमें हिमालय की दिशा कैसी है। तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और वहीं सिक्किम में देखें तो जो हिमालय है वो पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख की हम लोग बात कर लें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में ये विस्तृत है। तो इसी प्रकार से सवाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में यूपीएससी में पूछा जा सकता है या स्टेट पीसीएस में जरूर से पूछा जा सकता है कि हिमालय की दिशा अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका उल्लेख किया गया और खास करके सिक्किम का दिया है कि सिक्किम में हिमालय की जो दिशा है वो पूर्व पश्चिम है। तो आप लोग इन सबको जानते रहेंगे कि हिमालय की दिशा अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से, जिसको आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा ताकि आप थिंक या सोच करके अच्छे से वहाँ पे आंसर लिख सकें। तो हिमालय की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो गया। इसके अलावा हम देखें तो सिक्किम में पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो उत्तर से दक्षिण इसका दिशा हो गया। तो हिमालय की दिशा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसी प्रकार अगर स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या हिमालय की दिशा सभी राज्यों में एक ही जैसा है, तो नहीं, हिमालय की दिशा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। तो वो मैंने आपको समझा दिया है। तो हिमालय की दिशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, सिक्किम में पूर्व पश्चिम है, अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में दोनों तरीके से आपको दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हिमालय की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, और इसका जो पूर्वी वाला भाग है उसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि नॉर्थ टू साउथ ही है। और इसके बाद जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, यहाँ पे हिमालय की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो हिमालय की दिशा को भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे।
अब आ जाते हैं हिमालय का भी हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहला हम लोग पॉइंट उठा लेते हैं महान हिमालय के बारे में जानने के लिए, ग्रेटर हिमालय के बारे में जानने के लिए। और ग्रेटर हिमालय से कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए, बीपीएससी में भी हाल ही में आया था कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की शुरुआत हम लोग हिमालय के बनने की प्रक्रिया से करेंगे कि हिमालय बना कैसे है। आप लोग सबसे पहले समझेंगे हिमालय के बनने की कहानी। तो हिमालय बना कैसे? हिमालय दरअसल आप लोगों ने सुना होगा कि दो प्लेटों के आपस में यानी कि एक दूसरे की तरफ खिसकने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है? अब जैसे मान लीजिए कि पहले हिमालय नहीं था, तो यहाँ पे दो तरफ से प्लेट गतिशील हो रहे हैं। एक प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट और एक प्लेट का नाम है यूरेशियाई प्लेट। हिमालय के संदर्भ में देखेंगे तो एक तरफ यूरेशियाई प्लेट है और एक तरफ इंडियन, यानी कि इधर से कौन सी प्लेट दिशा में है, गति की दिशा में है, तो यूरेशियाई प्लेट है और इधर से इंडियन प्लेट है। और इन दोनों प्लेटों के आपस में कन्वर्जेंस के कारण, अभिसरण के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, ये आप लोग समझेंगे। तो दो प्लेटों के गतिशील होने की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। और यही कारण है कि हिमालय में आज भी देखा जाए तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत या संचलन की वजह से लगातार भूकंप वगैरह आते हैं। तो चूंकि हिमालय जो है वो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है, सबसे विस्तृत भी है, सबसे ऊंचा भी है और सबसे नवीनतम भी है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हिमालय का निर्माण होता है दो प्लेटों के आपस में टकराने से। ये प्लेट कौन कौन सी है? तो एक तरफ से इंडियन प्लेट यानी कि भारतीय प्लेट गतिशील रहा और एक तरफ से यूरेशियाई प्लेट गतिशील रहा, एक तरफ से यूरेशियाई प्लेट गतिशील रहा। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में गतिशील थे तो इनके बीच के भाग में एक बहुत बड़ा जियोसिंक्लाइन था, भूसन्नति था, आप इसको घाटी भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक सागर का विस्तार था। इस सागर का नाम था टेथिस सागर, इसका नाम था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर या भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन, वो भूस्थलाकृति है जो कि छिछला होती है, उसमें लगातार मलबों का जमाव होते रहता है। तो ये गड्ढे नुमा संरचना है और इस गड्ढे नुमा संरचना में उत्तर की तरफ से जो नदी आ रही है और दक्षिण की तरफ से जो नदी आ रही है वो आपस में जो भी निक्षेप लेकर के आ रही है तो वहाँ जमा कर दे रही है। तो लगातार इसमें डिपोजिशन की क्रिया हो रही है, यानी कि मलबों का जमाव हो रहा है। और जब जमाव होता है तो जब भारी हो जाएगा या ज़्यादा जमा हो जाए तो ये दरअसल इसका जो तली है, जो बॉटम है, वो धंसेगा। तो बॉटम जब धंसेगा तो इसमें संचलन उत्पन्न होगी। तो इस कारण से क्या होता है कि किनारे वाले भाग पे मोड़ उत्पन्न होने लगता है और इसी मोड़ का परिणाम हुआ हिमालय का निर्माण। यही कारण है कि हम लोग हिमालय को मोड़दार पर्वत के रूप में जानते हैं। हिमालय क्या है? तो फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है, यानी कि हिमालय मोड़दार पर्वत है, मोड़दार। इसी को हम लोग वलित भी कहते हैं, इसी को हम लोग वलित, व ली और त, वलित। और इसी को हम लोग विवर्तनिक पर्वत कहते हैं, टेक्टोनिक्स, विवर्तनिक, ठीक है। तो विवर्तनिक पर्वत इसी को हम लोग कहते हैं, टेक्टोनिक माउंटेन इसी को कहते हैं। तो हिमालय के संदर्भ में ये सवाल आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या हिमालय मोड़दार पर्वत है? बिल्कुल सही है। क्या हिमालय टेक्टोनिक पर्वत है? बिल्कुल सही है। और क्या हिमालय वलित, वलित को मोड़दार ही कहते हैं, तो क्या हिमालय वलित पर्वत है? बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान रखें कि हिमालय विश्व का एक मोड़दार पर्वत है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? टेथिस सागर के मलबों में मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में गतिशील थे तो इनके बीच में टेथिस सागर भूसन्नति थी और इस भूसन्नति में नदियों के द्वारा लाए गए मलबों का निक्षेप होता रहा था। और जब मलबों का जमाव बढ़ता चला गया तो टेथिस भूसन्नति के तली में धंसान उत्पन्न हुआ और जब नीचे ये धंसी तो इस कारण से मोड़ उत्पन्न हुआ। तो जो दो प्लेट था आपस में टकराया, है ना, तो जब भी दो प्लेट आपस में टकराएगा तो जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे मोड़ उत्पन्न हुआ और मोड़ के उत्पन्न होने से हिमालय की 3 श्रेणियां बनती है, शिवालिक, मध्य हिमालय और फिर महान हिमालय। यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्जामिनेशन में इस प्रकार का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो उस ड्रॉ करने में बहुत सावधानी बरतना है कि यूरेशियाई प्लेट जिधर में रहेगा उधर में महान हिमालय बनाना है ना। जैसे हम लोग देखें तो महान हिमालय किधर में है? तो महान हिमालय सबसे
नॉर्थ में है, यानी कि यूरेशियाई प्लेट की तरफ क्या है, महान हिमालय है। उसके बाद मध्य हिमालय है और ये शिवालिक किधर में है, तो इंडियन प्लेट की तरफ है। तो ठीक वैसे ही जब आप एग्जामिनेशन में डायग्राम क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंचा वाला भाग यूरेशियाई प्लेट की तरफ करना है और शिवालिक को कैसे करना है, भारतीय प्लेट की तरफ करना है, ताकि प्रॉपर इसका जो उत्थान है वो समझ में आ जाए। तो हिमालय बनने की कहानी यही है कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से इनके बीच में स्थित टेथी सागर के मलबों में दबाव उत्पन्न हुआ और इस दबाव से मोड़ उत्पन्न हो गए और मोड़ उत्पन्न होने से हिमालय की 3 श्रेणियां 3 अलग अलग कालखंडों में निर्मित हुई है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि हिमालय का एक टर्शरी काल का पर्वत है और इस टर्शरी काल को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था कल वाली क्लास में, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो ओलिगोसिन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया और जब महान हिमालय बना तो महान हिमालय का समानांतर दक्षिण में एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ और फिर इसी गर्त में मलबों का निक्षेप हुआ और फिर दूसरा उत्थान हुआ तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और जब मध्य हिमालय का निर्माण हुआ तो फिर इसके दक्षिण में गर्त का निर्माण हुआ, फिर इसमें मलबों का जमा हुआ और फिर उत्थान हुआ तो शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बनने की कहानी प्लेट विवर्तन की क्रिया से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और इसके 3 श्रृंखलाओं का जो उत्थान हुआ है वो 3 अलग अलग कालखंडों में हुआ है। ओलिगोसिन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसिन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, प्लायोसिन काल के अंतिम समय में शिवालिक का उभार होना शुरू हो गया और प्लेस्टोसिन काल के आरंभिक काल में शिवालिक पर्वत बन गया था। तो ये अलग अलग कालखंडों में हिमालय के 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ है, आप इस बात को जरूर से ध्यान रखेंगे। तो हिमालय कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने हिमालय पर्वत को देख लिया और जैसे आप लोग, अगर मैं ये कह दूं कि हिमालय क्या है, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक, और जैसे ही मैं कह दूं कि ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा होगा तो आप लोग यकीन मानें कि अगर महान हिमालय है तो इस तरफ में कौन सी प्लेट है, इस तरफ में यूरेशियाई प्लेट है, इस तरफ में कौन सी प्लेट है, क्योंकि इधर शिवालिक है तो ये इंडियन प्लेट हो गया। प्लेटों की दिशा को जरूर से आपको वैसा ही करना है और साथ साथ पर्वतों की स्थिति को भी आप लोग अच्छे से इंडिकेट करेंगे। ऐसा ना हो कि इधर में कर देंगे इंडियन प्लेट तो ये गलत हो जाएगा, भारत की तरफ शिवालिक है। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और ये क्या है, ये हो गया इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया और इधर फिर ऊंचा वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो ये कठोर भूसंरचना है। तो यही वजह है, जैसे आप लोगों ने देखा कि महान हिमालय बना, उसके आगे एक गर्त हो गया, फिर इसी में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक, फिर एक गर्त है और लगातार आप लोग देखें तो इस गर्त में मलबों का निक्षेप हो रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले कालांतर में यहाँ पे भी एक श्रृंखला का उभार हो जाए, लेकिन चूंकि ये श्रृंखला लगातार कम होती गई है तो अनुमान ऐसा बताया गया है कि इसको भी बहुत समय होगा व्याख्या करने में, इसके बारे में कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाने में। लेकिन एक निष्कर्ष तो निकला है कि गर्त है जहाँ पे मलबों का निक्षेप लगातार हो रहा है। इस बारे में भूवैज्ञानिक जो हैं वो बाद में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग जो हिमालय के बनने की प्रक्रिया है उसको मैंने बता दिया है। अब आ जाइए हिमालय की अलग अलग श्रृंखलाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली श्रृंखला हो गई वो है महान हिमालय। इस महान हिमालय के अन्य नाम भी है। महान हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, एक तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, अंग्रेजी में टर्म याद रखें, ग्रेटर हिमालय कहते हैं या महान हिमालय भी कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय भी कह दिया जाता है। लेकिन फिलहाल आप लोग हिमाद्री नाम को याद रखेंगे। और इसका भी एक नाम है जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं में सबसे पहला महान हिमालय हो जाता है। और जब महान हिमालय कहने का तात्पर्य हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर बताई गई है। तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर बताई गई है। तो महान हिमालय कितना ऊंचा है, कितना चौड़ाई है और लंबा लगभग 2500 किलोमीटर है। बहुत सारी किताबों में 2400 भी दिया है। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर दिया है, नई वाली एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर दिया है। तो मोटा मोटी याद रखेंगे कि 2400-2500 किलोमीटर हिमालय की पूरी लंबाई है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 2500 किलोमीटर। तो हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर होगी, इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर होगी और इसका जो लंबाई है, कुल लेंथ देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर है। और इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी के गॉर्ज तक है।
महान हिमालय की जो इसका जो पूरा विस्तार है वो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी के गॉर्ज तक है, और यही कारण कि ये लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो पहले 2400 एनसीईआरटी लिखती थी, अब लगातार 2500 लिख रही। तो फिलहाल नया डेटा ही याद रखेंगे कि हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय में दुनिया का देखें तो सर्वाधिक जो 10 पर्वत शिखर है वो पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने एवरेस्ट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने कंचनजंगा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने मकालू का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नंगा पर्वत का नाम सुना होगा। तो हिमालय में दुनिया का सर्वाधिक 10 ऊंची चोटी पाई जाती है। यहाँ पे महान हिमालय के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिया है। एक आप लोग थोड़ा सा विवाद ध्यान रखें कि महान हिमालय की चौड़ाई के बारे में अलग अलग किताबों ने अलग अलग इसकी व्याख्या कर रखी है, लेकिन हम लोग समझने के पर्पज से एक राउंड फिगर में इसकी चौड़ाई को देख लेंगे। इससे सवाल चौड़ाई से पूछे नहीं जाते हैं। तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर भी कई सारी किताबों में बताया गया है, लेकिन बेसिकली आप लोग ध्यान रखेंगे 100 से 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई। चूंकि पूरे हिमालय को देखें, अगर पूरा यानी कि जो शिवालिक है, मध्य हिमालय है और फिर महान हिमालय, तो इन सबको 400-500 किलोमीटर में हम लोग आंक सकते हैं, लेकिन सिर्फ महान हिमालय की जो है वो दरअसल 100 से 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो 100 से 150 किलोमीटर इसको सही कर लेंगे, 100 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय श्रेणियों के बीच में मरुस्थल स्थित है। किसी किसी डेटा पे बहुत ज़्यादा विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमाणिक जो डेटा है वो उपलब्ध हो नहीं पाता है। तो अलग अलग किताबें हैं वो अलग अलग इसकी चौड़ाई के बारे में बता दी हैं। तो 100 से 150 किलोमीटर को आप अच्छे से ध्यान रखें समझने के पर्पज से। वहीं जो मध्य हिमालय है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास में चौड़ा हुआ है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप लोगों ने जान लिया है। अब ध्यान रखेंगे कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में स्थित है। कितनी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। सी लेवल के ऊपर वाले उच्चावच की स्थिति की हम बात कर लें तो जो पर्वत है उन पर्वतों में सबसे ऊंची जो चोटियां पाई जाती हैं वो महान हिमालय में ही पाई जाती है। और दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी में सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। नई वाली एनसीईआरटी में 8850 है, तो खैर विवाद नहीं होगा। तो इस जो चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी दुनिया के जो नेपाल में स्थित है, लेकिन है कहाँ पे? महान हिमालय में। महान हिमालय में दुनिया के 10 चोटियों में एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा भारत में स्थित है, मकालू नेपाल में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में स्थित है और हिमालय की ऊंची चोटियों में से एक है। लेकिन धौलाधर एक पर्वत है जो मध्य हिमालय का भाग है जो भारत में स्थित है। तो धौलागिरी और धौलाधर में अंतर को समझते रहेंगे। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में धौलागिरी जहाँ पे आप धौलाधर कर दें और जहाँ धौलाधर है वहाँ पे धौलागिरी कर दें, नहीं। तो धौलागिरी, गिरी का मतलब हो गया चोटी, तो धौलागिरी नेपाल में स्थित है जो पर्वत चोटी है, और धौलाधर क्या है? मध्य हिमालय का हिस्सा जो भारत में स्थित है। आप लोगों ने शिमला सुना होगा, शिमला धौलाधर पे स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी, नंदा देवी, कामेत, नमचा बरवा और गुरलावांता, ये सब के सब हिमालय की वो चोटियां हैं जो विश्व में 10 सबसे ऊंची चोटियों में शामिल की जाती हैं, जिसमें एवरेस्ट सबसे पहले नंबर पर है। एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखेंगे 8848 मीटर है और कंचनजंगा क्या है? 8598 मीटर है। यहाँ पर भी एक पॉइंट को आप समझेंगे कि कंचनजंगा हिमालय पर्वत की चोटी है जो पूछा जाता है आप लोगों से। और एक हो जाता है भारत में केटू, तो केटू आपको दिखाई देगा काराकोरम पर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। और वहीं कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो 8598 मीटर की ऊंचाई रखता है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है ना। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर देंगे, तो वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो वो केटू कर देते हैं। तो केटू नहीं करना है। केटू कहाँ पे? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। केटू है काराकोरम पर्वत में। तो जब भी ये बात हो, क्योंकि काराकोरम तो भारत का ही हिस्सा है, एक तरफ से भारत ही है, तो जब भी ये बात की जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगा। और जब भी ये बात की जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही कंचनजंगा है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इन दोनों को भी आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हिमालय से 3 सवाल आपको कंफ्यूज कर देंगे। सबसे पहला कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। तो अगर ऐसा सवाल है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नेपाल है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू
भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, इसको आप लोग याद रखेंगे, 8611 मीटर। तो इन्हीं तीनों में लगातार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और भारत की सबसे ऊंची चोटी में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वाला ऑप्शन टिक कर देते थे, इस कारण से गलत हो जाता है ना। तो इस बात को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने महान हिमालय में क्या देखा कि महान हिमालय का विस्तार कितना है और महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब सवाल ये होता है कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती। तो हम लोग कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के भारत में जो नवीनतम चट्टानें हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें होगी वो कौन सी होगी, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में, जैसे ग्रेनाइट है, नीस शिस्ट है, और परतदार जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो भी यहाँ पे पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर भी हिमालय में पाया जाता है। तो हिमालय का जो आंतरिक भाग है उसमें सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और बाहरी भाग में चूंकि तिथि सागर के मलबों के जमाव से इसमें मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे बाहरी भाग में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएगी, अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि यहाँ मिलेंगे। लेकिन वही जो इसका आंतरिक भाग है वहाँ पे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, यानी कि महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान प्राचीनतम आर्कियन चट्टानें मौजूद हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। महान हिमालय में 3 ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे, एक है मिलाम, एक है गंगोत्री और एक है जेमू। ये 3 गंगोत्री और एक है जेमू। तो इन तीनों को भी याद रखेंगे, ग्लेशियर्स हैं जिनसे नदियाँ निकलती हैं। तो ये भी सवाल पूछा सकता है महान हिमालय की 3 ग्लेशियर्स के बारे में सवाल। तो मिलाम, गंगोत्री और जेमू क्या है, महान हिमालय में स्थित हिमनद हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लघु हिमालय पे। तो महान हिमालय के जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने देखे हैं उस पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग मध्य हिमालय को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं महान हिमालय जो है उसको अगर आप देखें तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ऊंचाई जब ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ की जो जलवायु है वो अलग प्रकार की होगी। यानी कि अगर हिमालय का डिवीजन किया जाए तीनों भागों में तो महान हिमालय सबसे ऊंचा हो गया और सबसे ऊंचा हो गया तो सबसे दुर्गम भी हो गया, बहुत ऊंचा पे है तो मानव के निवास के लिए वो अनुकूल नहीं रहेगा, है ना। तो इस कारण से हम लोग इसके बारे में जानने से ये पता कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र मानव जनसंख्या के लिए निवास के योग्य है या नहीं है। तो जितने भी हिल स्टेशन है वो महान हिमालय पर ना होकर के आपको मध्य हिमालय पे दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोग रहने योग्य वातावरण, पर्यावरण में रह सके, है ना। तो ध्यान रखेंगे। लघु हिमालय के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में ही समानांतर विस्तृत है और इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। आप लोगों ने पीर पंजाल का नाम सुना होगा, आप लोगों ने धौलाधर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नागटिब्बा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने महाभारत श्रेणी का नाम सुना होगा। ये सब की सब कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये सब की सब लघु हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं। तो इस कारण से लघु हिमालय अनवरत विस्तृत नहीं है, अविच्छिन्न नहीं है, बल्कि अलग अलग छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित है, डिवाइडेड है। इस बात को ध्यान रखना है। तो लघु हिमालय इसकी सामान्य ऊंचाई 4500 मीटर अप्रोक्स है और महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी, डल झील स्थित है। अभी हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसके रेंज को देखें तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी श्रेणी के रूप में ये अलग अलग श्रृंखलाओं में विभाजित है। जो महान हिमालय है वो अविच्छिन्न है, यानी कि वो कहीं से डिवाइडेड नहीं है, वो अनवरत फैला हुआ है। सिंधु नदी घाटी से सिंधु नदी के गौड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गौड़ तक, या पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नमचा पर्वत तक वो अविच्छिन्न रूप से कहीं भी वो कटा फटा नहीं है। वहीं मध्य हिमालय क्या है, अलग अलग श्रेणियों में डिवाइडेड है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। तो लघु हिमालय की ये श्रेणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। सवाल में आपको चुनना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लघु हिमालय की अन्य विशेषता हो जाती है कि इसका जो चट्टानों की जो संरचना ठीक वैसे ही जैसे महान हिमालय है। तो लघु हिमालय में भी ध्यान रखें कि जो बाहरी भाग है उसमें परतदार चट्टानों की मौजूदगी है और इसके जो आंतरिक भाग है वहाँ पे भी जो अजैविक चट्टानें हैं वो पाई जाती है। अब एक और पॉइंट याद रखना है कि जो महान हिमालय है उसका जो ढाल है वो दक्षिण में तीव्र है, दक्षिण में वो तीव्र है। वहीं जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, उसकी जो ढाल है उत्तर में तीव्र है। आगे देखते हैं हम लोग
तो लघु हिमालय का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है शिवालिक है, और शिवालिक की जो बनने की प्रक्रिया हुई है वो प्लीस्टोसीन काल में पूरी हुई है। तो शिवालिक किस काल की संरचना है? तो शिवालिक जो है वो प्लीस्टोसीन काल की रचना है। शिवालिक को हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं या उप हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, और शिवालिक आज जहाँ पे वहाँ अतीत में जो भ्रंश था उसको हम लोग इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जानते थे, और इसी इंडो ब्रह्म नदी में महान हिमालय और लघु हिमालय से आने वाली नदियाँ अपना मलबा इकट्ठा करती थी, और बाद में इसी में मोड़ उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक का जो विस्तार है वो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, लेकिन ये अलग अलग खंडों में टूट गया है। या आप कह सकते हैं कि जो विच्छिन्न है, टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में इसका विस्तार पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो पंजाब की तरफ ज़्यादा है। विस्तार इसका लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। पूरब आते आते यह संकरा हो गया है। तो शिवालिक का जो है इसका विस्तार पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, और इसका निर्माण बृहत हिमालय और लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। उसके बाद देखें तो ट्रांस हिमालय आता है। तो ट्रांस हिमालय को याद रखेंगे कि महान हिमालय के उत्तर में किस पर्वत का विस्तार है? तो ट्रांस हिमालय। और जैसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं तो ये हिमालय पार पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अगर हम किसी चीज़ को ट्रांस उच्चारित करते हैं तो ट्रांस कहने का मतलब होगा कि वो उस पार है। तो हिमालय श्रेणियों के उस पर ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अगर आप इसको डायग्राम के रूप में देखेंगे तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, और उसके बाद कैलाश है। तो ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियां भारत में स्थित है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। वहीं जो कैलाश है वो चीन का हिस्सा बन जाता है, तिब्बत का हिस्सा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांस हिमालय कहने का तात्पर्य हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। और ट्रांस हिमालय भी परतदार चट्टानों से ही निर्मित है। सियाचिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वियाफो का, बाल्टोरो का, ये सब हिमनद है। तो ये सब हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। इसको आप लोग लोकेशन के आधार पर ध्यान रखेंगे। और इसी ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत से होकर के ही प्रवाहित होती है और बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से होकर के गुजरती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से ही प्रवाहित होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोटा मोटी हिमालय के बारे में अगर मैंने आपको बताया है तो हिमालय को आप लोग याद रखिएगा कि हिमालय के 3 पार्ट हैं, और उसके उत्तर में देखा जाए तो 4 पार्ट हो जाते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। यहाँ से सवाल लगातार पूछे गए हैं, खास करके इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट्स जो सवाल पूछे गए हैं। इंडस रिवर कहाँ से कहाँ बहती है? तो लद्दाख और जास्कर से होकर के बहती है। केटू गाडविन आस्तीन काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अभी मैंने इसको बताया है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, 8598 मीटर। हिमनद जो है सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरा है। इस हिमनद को भी आप ध्यान रखेंगे। और जो ट्रांस हिमालय उसमें परतदार चट्टानों की प्रधानता हो जाती है। तो भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां है, एक और पॉइंट हो जाता है भारत में देखा जाए उत्तर पूर्वी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो भारत में उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पे भी हिमालय की श्रेणियाँ मिलती है, और इस हिमालय की श्रेणियों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो एटलस बेस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो मिश्मी, पटकोई, नागा, मणिपुर, मिजो और त्रिपुरा, इन उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देख के समझ लेंगे। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा। तो उत्तर पूर्वी पर्वत और हिमालय का जो प्रादेशिक डिवीजन है वो अगले क्लास में समझ लेंगे। तो इस क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अगला हिस्सा देख लेंगे। चूंकि ज़्यादा लेंदी करने से फिर आपको दिक्कत होगी, तो अभी आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करेंगे कि एटलस ओपन कर लेंगे, और एटलस ओपन करने के बाद सबसे पहले इन सभी पर्वत श्रेणियों को और पर्वत चोटियों को जरूर से देखने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो फिजिकल डिवीजन है वो आपके दिमाग में बन जाए। तो पर्वत श्रेणियां को आप लोग देख लेंगे, एक तो हिमालय का भी है 3 श्रृंखला, और ट्रांस हिमालय के 4 श्रृंखलाओं को, और उसके बाद जो चोटियां हैं उसको आप लोग जरूर से एटलस में इंडिकेट कर लेंगे कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ पे स्थित है। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप लोग उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उसको देख, छोटा ही 5 मिनट का इस पर वीडियो बन जाएगा, तो इसको जरूर से आप लोग देख लेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ लोकेटेड है। एटलस में खास करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे गारो खासी जनता दिखाई देगा, तो ये क्या है?
पहाड़ी है, मिशमी, डाफाबाम, पटकोई बुम, ये सब की सब, जैसे नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये सब आपको दिखाई देगा, इन सबको ध्यान रख लेंगे। तो उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां है इसको एक बार जरूर से एटलस में देख लेंगे। जो भी विशेषताएं मैंने आपको बताई है उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, एटलस से देख करके माइंड में उसको फिट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इसका अगला हिस्सा बताऊंगा। थैंक यू।